देश के सभी सम्मानित किसानों, आज के इस व्याख्यान में मैं खेती और किसानों के बारे में जो स्थिति है भारत की, उसके बारे में कुछ कहूंगा। भारत की खेती, भारत के किसान आज किस स्थिति में है, आज से 200 साल पहले भारत के किसान, भारत की खेती किस हालत में थी, उन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण आज के इस व्याख्यान में मैं करने की कोशिश करूंगा। और यह तुलनात्मक विश्लेषण इस दृष्टि से होगा कि अगर 200 साल पहले खेती और किसानी की स्थिति बहुत अच्छी थी तो आज उसकी समस्या क्या हो गई और उसको फिर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता हो सकता है, वो रास्ता हम सारे देश के लोगों को ढूंढना होगा। उस दृष्टि से आज के इस व्याख्यान में खेती और किसानों के विषय को मैंने शामिल करने की कोशिश की है। आप सब जानते हैं कि भारत में खेती और कृषि कर्म बहुत ही उच्च दर्जे का व्यवसाय माना गया है और भारतीय समाज में कृषि कर्म और किसानों के लिए खेती करना यह बहुत केंद्र बिंदु रहा है। ऐसा कहा जाए कि भारतीय समाज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है तो यह ठीक ही है। और जो समाज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर टिका होता है, उस समाज की अपनी कुछ खास तरह की प्राथमिकताएं होती हैं, खास तरह की जरूरतें होती हैं। भारत का समाज पिछले हजारों साल से कृषि कर्म को पूरे केंद्र में मानकर चलता रहा है, तो इसलिए भारत का समाज कुछ विशिष्ट तरह का समाज है। और हमारे यहां कृषि की जो प्रधानता रही है, उसके पीछे एक तथ्य यह भी है कि भारतीय मौसम और जलवायु कृषि के काफी अनुकूल है, खेती के बहुत अनुकूल है। यहां जो मौसम है बहुत सातत्य वाला है। जैसे उदाहरण के लिए, आज सूरज निकला है तो कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, 3 महीने बाद भी निकलेगा, 3 साल बाद भी निकलेगा, 30 साल बाद भी निकलेगा, 300 साल बाद भी निकलेगा, 3000 साल भी हो जाएंगे तो भी निकलेगा। माने सूरज के निकलने में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली भारतीय जलवायु में। लेकिन यूरोप में यह बात सच नहीं है। यूरोप में आज सूरज निकला है, कल नहीं भी निकलेगा। यूरोप में कल सूरज निकला है, हो सकता है 9 महीने तक लगातार सूरज नहीं निकलेगा, क्योंकि यूरोप के देशों में सामान्य रूप से साल में सिर्फ 3 महीने ही धूप निकलती, बाकी 9 महीने तो वहां धूप निकलती ही नहीं है, सूर्य के दर्शन ही नहीं होते। तो जितना सातत्य भारत की जलवायु में है, भारत के मौसम में है, उतना सातत्य यूरोप में नहीं है। उसी के साथ साथ भारत की जो भूमि है, भारत की जो मिट्टी है खेत की, वो बहुत नरम है। यूरोप के खेतों की मिट्टी नरम नहीं है, बहुत कठोर है। तो जिन देशों के खेत की मिट्टी बहुत कठोर होती है, वहां कृषि प्रधान व्यवस्था संभव नहीं होती है। और आप जानते हैं कि खेती के लिए मिट्टी का नरम होना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत में कृषि कर्म बहुत प्राधान्य रहा। भारत का कृषि कर्म केंद्र बिंदु रहा पूरे समाज का। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां की जलवायु बहुत अच्छी है, यहां की खेती की मिट्टी बहुत अच्छी है। दूसरा, यहां के लोगों को मौसम, जलवायु और मिट्टी से जुड़े हुए जितने कारक हैं, उनका बहुत अच्छा ज्ञान है। अगर यह कहा जाए कि भारत का किसान बहुत विद्वान आदमी है, तो इसमें कोई शक नहीं है। वो जानता है कि बारिश कब होने वाली है, किसान को मालूम होता है गर्मी कब पड़ने वाली है, किसान को यह भी मालूम होता है कि सर्दी का समय जो आने वाला है वो कब आने वाला है, और किसान उसके हिसाब से अपनी खेती की चर्या को बदल लेता है। बारिश में क्या करना है, गर्मी में क्या करना है, सर्दियों में क्या करना है, ये सब बातें सामान्य रूप से इस देश का हर किसान जानता है। और इसीलिए मैं उसको कहता हूं कि उसको अपने जीवन को चलाए रखने के लिए जो जरूरी कारक हैं, उनका बहुत अच्छा ज्ञान है। तो एक तो जीवन का ज्ञान है, दूसरा मौसम और जलवायु का ज्ञान है, तीसरा मिट्टी बहुत अच्छी है, चौथा यहां की जो जलवायु है समशीतोष्ण है, ना तो बहुत गर्मी है, ना तो बहुत सर्दी है, ना तो बहुत बारिश है। यूरोप के देशों में कभी कभी तो बहुत सर्दी पड़ती है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। भारत में इस तरह से कभी टेम्परेचर बहुत नीचे भी नहीं जाता और कभी बहुत ऊपर भी नहीं जाता।
तो भारत की जलवायु समशीतोष्ण है, जो खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और पानी की व्यवस्था इस देश में बहुत प्रचुरता में है। हजारों साल से इस देश में पानी की मात्रा काफी रही है। बारिश का होने वाला पानी, बारिश से मिलने वाला पानी, जमीन के अंदर मिलने वाला पानी और जमीन के ऊपर तालाबों के माध्यम से मिलने वाला पानी, इस सभी की प्रचुरता भारतीय समाज में काफी लंबे समय से रही है। इसलिए भारत की खेती बहुत उन्नत रही है और भारत का किसान भी बहुत उन्नत रहा है। तो भारत की खेती और भारत के किसान के उन्नत होने के पीछे जो सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण है, एक तो जलवायु की सातत्य, मौसम का सातत्य, मौसम का लगातार निरंतर रूप से प्रवाहित होना, पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी मात्रा में होना और खेती की जमीन बहुत अच्छी नरम होना। ये तीन बड़े कारक हैं जिसके लिए भारतीय खेती और भारतीय कृषि कर्म बहुत उन्नत रहा है। और इतने उन्नत कृषि कर्म के बारे में अगर कभी अंदाजा लगाना हो कि किस तरह की खेती हमारे यहां होती रही है 200 साल पहले, 300 साल पहले, तो मेरे पास कुछ जो दस्तावेज हैं, हमारे यहां एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं प्रोफेसर धर्मपाल, उनकी मदद से हम लोगों ने कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं लंदन के इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में से, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में से। वो दस्तावेज ये बताते हैं कि करीब आज से 300 साल पहले भारत की खेती यूरोप के किसी भी देश की खेती से बहुत अच्छी मानी जाती थी। उदाहरण ले लें ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। आज से 300 साल पहले इंग्लैंड के 1 एकड़ खेत में जितना अनाज पैदा होता था, आज से 300 साल पहले भारत के 1 एकड़ खेत में उसका 3 गुना ज्यादा अनाज पैदा होता था। उदाहरण से अगर समझना चाहें तो ऐसे समझें कि भारत के 1 एकड़ खेत में अगर 300 साल पहले 50 क्विंटल अनाज पैदा होता था, तो इंग्लैंड के 1 एकड़ खेत में मुश्किल से 15-16 क्विंटल अनाज पैदा होता था। तो ब्रिटेन से 3 गुना ज्यादा उत्पादन भारत के खेतों का रहा है आज से 300 साल पहले। और भारत की उन्नत जिस तरह से खेती रही है, ठीक उसी तरह की उन्नत खेती चीन की भी रही है। चीन की खेती का उत्पादन भी लगभग इसी तरह का रहा है जो भारत की खेती में रहा है। दुनिया में 2 ही ऐसे देश माने जाते हैं जिनकी खेती पिछले हजारों साल से बहुत उन्नत रही है, जिनके किसान पिछले हजारों साल से बहुत उन्नत रहे। चीन और भारत की खेती के उन्नत होने का एक दस्तावेज है और एक प्रमाण है जो यह बताता है कि लगभग 1750 के करीब भारत और चीन का, दोनों देशों का मिलाकर कुल उत्पादन सारी दुनिया के कुल उत्पादन का 70% होता था। माने पूरी दुनिया में जितना अनाज पैदा हो रहा है, पूरी दुनिया में जितना अनाज के साथ साथ दूसरे सामान पैदा हो रहे हैं, उद्योगों की मदद से जो सामान पैदा हो रहे हैं, खेती की मदद से जो सामान पैदा हो रहे हैं, उनका कुल उत्पादन पूरी दुनिया में जितना था, उस कुल उत्पादन का 70% उत्पादन सिर्फ भारत और चीन का होता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के सकल उत्पादन का 70% उत्पादन आज से करीब 250-300 साल पहले भारत और चीन का होता था। तो इन दोनों की खेती और खेती से जुड़े हुए उद्योगों की स्थिति कितनी उन्नत रही होगी। सन 1820 तक जब अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू हो गया, 1760 से अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू माना जाता है, तो 1760 के बाद लगातार अंग्रेजों ने भारत की खेती पर ऐसे कानून लगाए, ऐसे अंकुश लगाए कि लगातार भारत की खेती बर्बाद होती चली गई। तो भी 1760 के बाद सन 1820 के साल तक अंग्रेजों ने भारत की खेती को काफी नुकसान की स्थिति में पहुंचा दिया अपने कानूनों की मदद से। तो भी भारत की खेती पूरी दुनिया में, भारत और चीन की खेती का कुल उत्पादन और खेती से जुड़े हुए उद्योगों का उत्पादन पूरी दुनिया में लगभग 60% के आसपास रहा है। तो इस बात से अंदाजा लगता है कि कितनी उन्नत खेती और खेती से जुड़े हुए उद्योग रहे होंगे इस देश में। इसके अलावा खेती और किसानों से जुड़े हुए लोगों की समृद्धि बहुत रही है इस देश में। इस देश में आज से 200-300 साल पहले तक सबसे ज्यादा समृद्धशाली वर्ग इस देश का किसान ही माना जाता रहा। आज से 200-300 साल पहले तक की स्थिति यह है कि समाज का सबसे ज्यादा पैसे वाला वर्ग किसान ही माना जाता रहा है और समाज में सबसे अच्छा कर्म खेती का माना जाता रहा है। एक कहावत इस देश में कही जाती है, उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर निदान। उत्तम खेती माने खेती सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है
मध्यम वान माने बिजनेस है, जो व्यापार है वो दूसरे नंबर पर है। और करे चाकरी कुकर निदान माने नौकरी करना तो कुत्ते की जीवन बिताने जैसा माना जाता है भारतीय समाज में। तो खेती सबसे उन्नत व्यवसाय रहा, दूसरे नंबर पर व्यापार रहा है और तीसरे नंबर पर नौकरी चाकरी मानी जाती है। यह स्थिति इस देश में आज से 200, 250, 300 साल पहले तक की है। जब अंग्रेज भारत में आए हैं और सरकार बनाकर उन्होंने भारत में राज्य करना शुरू किया है, तब तक इस देश में खेती की उन्नति और खेती की स्थिति बहुत अच्छी है। भारत के किसानों की और खेती की स्थिति अच्छे होने के कुछ प्रमाण हैं दस्तावेजों में, जो ये बताते हैं कि जैसे हमारे देश में करीब करीब 1750 के आसपास मैसूर नाम के राज्य में 1 लाख से ज्यादा तालाब हुआ करते थे। हिंदुस्तान में आजादी के पहले करीब 7.5 लाख गांव होते थे और औसत इस बात का निकलता है दस्तावेजों के आंकड़ों के अनुसार कि इस देश का कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें तालाब ना होता हो।